नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है समर्पण। छोटी सी कहानी है, ज़रूर से पढ़िएगा। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब श्याम सुखिया काकी के कमरे में रहने लगा। सुखिया काकी के भी कोई संतान नहीं थी, तो वो भी श्याम को बेटे की तरह मानकर प्यार दुलार लुटाने लगी, उसकी खूब सेवा करने लगी। सुखिया काकी की ज़िंदगी में भी ऐसे ही गुजर गई, कभी कोई सुख नहीं मिला। चौधरी की हवेली के ही एक नौकर के साथ सुखिया काकी का ब्याह हो गया था। शादी को अभी 5 साल ही हुए होंगे कि एक दिन सुखिया काकी के पति को खेत में काम करते हुए वहीं खेत में सो रहे थे तो सांप ने डस लिया और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। काकी श्याम को अपने बेटे के रूप में पाकर थोड़ा खुश रहने लगी। इधर श्याम भी हवेली में काम करने लगा, उसे भी आसरा मिल गया। लेकिन उसे देखकर दरिया देवी विचलित हो जाती। श्याम के लिए दरिया देवी के मन में अलग ही भाव उठने लगे। वो उसके पास जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती। उसका गठीला बदन और सुडौल बाहें देखकर वो अधीर हो जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो हर पल श्याम को अपने सामने देखना चाहती थी। शायद वो श्याम को चाहने लगी थी। वो श्याम को छुप छुप कर निहारती रहती। उसका किसी काम में मन न लगता। एक दिन आखिर उसने हद पार कर दी और अकेले में श्याम से जाकर लिपट गई और बोली, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। लेकिन श्याम बोला, छोटी चौधराइन, ये आप क्या कर रही हैं? ये सब आपको शोभा नहीं देता, और खुद को छुड़ाकर चला गया। और उसने चौधरी साहब से कहकर अपना काम खेतों में लगवा लिया और किसी से भी उस दिन वाली घटना के बारे में नहीं कहा। कुछ दिनों बाद उसने काकी से कहा, माई, हमारा भी ब्याह करवा दो। कब तक हमें बनाकर खिलाती रहोगी? काकी बहुत खुश हुई और एक अनाथ लड़की जो चौधरी साहब के खेतों में ही काम करती थी, जिसका नाम शांति था, श्याम से उसका ब्याह करवा दिया। शांति श्याम की दुल्हन बनकर आ गई। श्याम बहुत खुश था शांति को पाकर, और शांति भी खूब खुश थी श्याम के साथ। अनाथ शांति खुश थी कि कोई तो है इस दुनिया में जिसे वो अपना कह सकती है। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। इधर दरिया भी श्याम को भुलाने का प्रयास कर रही थी। कुछ दिनों बाद दरिया ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। चंपा बहुत खुश हुई और प्रताप सिंह भी खुश हुए। कुछ महीनों बाद दरिया देवी को बेटा हुआ, जिसका नाम सुजीत रखा गया। और उधर सुजीत 1 साल का हुआ और शांति ने भी खुशखबरी सुना दी। और कुछ महीनों बाद ही उसे एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम श्याम ने सुलेखा रखा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे। दोनों बच्चों की शरारतों से चौधरी साहब की हवेली में रौनक रहने लगी। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बड़े हो रहे थे। और इसी बीच चौधराइन चंपा बीमार रहने लगी और दवा दारू के बाद भी वो चल बसी। सुजीत ने गांव में 8वीं तक पढ़ाई की। फिर 8वीं पास करके सुजीत आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के पास शहर चला गया। उधर श्याम ने भी सुलेखा को 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाई। उसके आगे स्कूल नहीं होने से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। श्याम ने अपनी झोपड़ी खेतों के पास ही बनवा रखी थी। चौधरी साहब के गाय भैंसों का तबेला भी था, जो खेतों के पास ही था। तो श्याम और शांति को गाय भैंस बैल इत्यादि का काम जो करना होता, उनकी देखरेख, वो सब भी इस वजह से आसान हो गई। लेकिन श्याम सुखिया काकी को साथ नहीं ले गया। बोला, माई, तुम जिंदगी भर हवेली में रहती आई हो, तुम यहाँ आराम से रहो, वहाँ झोपड़ी में कैसे रहोगी? सुलेखा और सुजीत दूर दूर रहकर भी एक दूसरे को भूले नहीं थे। वो इतने अच्छे दोस्त थे। जब कभी छुट्टियों में सुजीत आता तो सुलेखा से मिलने ज़रूर आता। उसके बाद ही खाना पीना खाता। सुजीत के आने के बाद सुलेखा हवेली में ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि शांति उसे हवेली में जाने से मना करती। उसको लगता था कि बेटी हवेली के रंग ढंग देख के बिगड़ ना जाए। हम गरीब लोग ना उसको अच्छा पहना सकते हैं, ना अच्छा खिला सकते हैं, और ससुराल भी पता नहीं कैसा मिले। गरीब की बेटी है और गरीब घर ही ब्याही जाएगी।
परंतु जब सुजीत आता तो सुलेखा का मन भी हवेली जाकर सुजीत से मिलने को करता। वो हवेली जाने के बहाने ढूंढने लगती। सुलेखा खेतों में काम करती तो सुजीत खेत की मेड़ पर बैठा उससे बातें करता रहता, अपने कॉलेज की बातें बताता। सुलेखा उसे गांव की बातें बताती। एक दिन बातों ही बातों में सुजीत ने अपने साथ पढ़ने वाली लड़की की बात बताना शुरू कर दिया। सुजीत उस लड़की की तारीफ किए जा रहा था। सुजीत के मुंह से उस लड़की की तारीफ सुनकर सुलेखा को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बिना कुछ बोले बेमन से सुजीत की बातें सुनने जा रही थी। जब सुजीत ने सुलेखा को चुप देखा तो उसने पूछ लिया, क्या लखू, तू आज इतनी चुप क्यों है? सुजीत सुलेखा को लखू ही बुलाता था। सुलेखा को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे बुरा क्यों लग रहा है, इसलिए उसने बात घुमाते हुए कहा, कौन? मैं चुप कहाँ हूँ, सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बातें। सुजीत को एहसास हुआ कि जब मैं सुलेखा के सामने अगर कॉलेज की किसी लड़की की बात करता हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह सुलेखा को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर उसके सामने ऐसी बातें करता। और सुलेखा थोड़ी देर बाद गुस्सा होने लगती और मिट्टी का ढेला उठाकर सुजीत के पीछे पीछे मारने को दौड़ती। इसी तरह दोनों बच्चे बड़े हो गए और धीरे धीरे दरिया सुजीत को और शांति सुलेखा को मिलने से रोकने लगे। दोनों के ही मन में एक अनजाना सा भय था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। जब सुजीत शहर में रहता तो शांति सुलेखा को सुखिया काकी के पास किसी काम से भेज भी देती, पर सुजीत के आने के बाद हवेली में कोई काम भी होता तो खुद ही करती। समय बीतता गया, सुजीत अपने कॉलेज की पढ़ाई करके घर आ गया, क्योंकि अब चौधरी प्रताप सिंह बीमार रहने लगे थे। उन्हें जमींदारी में एक सहायक की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि सुजीत अब उनकी जिम्मेदारी को अपनाए और यहीं रहकर कारोबार को और आगे बढ़ाए। इसलिए सुजीत को वापस आना पड़ा और अपने पिता के काम को देखने लगा। अब सुजीत और सुलेखा का मिलना लगभग ख़त्म सा ही हो गया था, क्योंकि अब शांति सुलेखा को हवेली में जाने ही नहीं देती थी। उधर दरिया देवी अब सुजीत के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी। तभी उसके किसी रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया और दरिया देवी ने हाँ कह दी। नवरात्रा में लड़की देखने का प्रोग्राम बनाया। एक दिन सुखिया काकी का बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन था, तो शांति ने कहला भिजवाया कि शांति बहू, तेरे हाथ की बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन है। अब बूढ़े शरीर में ज़्यादा चलने फिरने की ताकत नहीं रह गई है, तो मैं ना आ सकूँगी, तू भिजवा देना। शांति ने काकी के लिए खाना बनाया और हवेली देने जाने ही वाली थी कि पड़ोसन दौड़ते हुए आई और बोली, शांति, जरा हमारे घर चल कर देख तो, मेरी सास के जोरों से पेट दर्द कर रहा है, तू जरा धरण दबा दे। शांति के हाथों में जैसे जादू था। किसी के पेट में दर्द हो या हड्डी टूट जाए, शांति उसे तुरंत ठीक कर देती थी। तो आसपास जब भी किसी को ज़रूरत होती तो सब शांति को ही बुलाते थे। आज श्याम भी घर पर नहीं था, किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था, तो शांति को मजबूरन सुलेखा को हवेली भेजना पड़ा काकी का खाना देने के लिए। उधर काकी हवेली के आंगन में खाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इतने में सुजीत ने काकी से पूछा, किसका इंतजार कर रही हो काकी? अपने लिए कोई दूल्हा ढूंढ लिया क्या? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो तो मैं मरी शांति का इंतजार कर रही थी, जाने कहाँ मर गई। बाजरे की रोटी और चटनी लाने वाली थी। क्या शांति चाची हमारी हवेली में आएंगी? हाँ, आने वाली तो वही है, अभी तक नहीं आई, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। काकी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज उनसे मिलकर ही जाऊंगा। शांति का नाम सुनकर सुजीत को सुलेखा की याद आ गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि काश शांति चाची सुलेखा को भी साथ में ले आए। कितने दिन हो गए उसे देखे, आज तो उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। काकी, मैं भी खाऊंगा बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी। मैंने भी शांति चाची के हाथ का बना खाना बहुत दिनों से नहीं खाया, सुजीत बोला। इतने में सुलेखा दादी दादी चिल्लाती हुई आ गई। सुलेखा की आवाज़ सुनते ही सुजीत ने बाहर देखा तो देखता ही रह गया। अरे छोटे चौधरी, आप यहाँ? लेखू,
तू तो बहुत बड़ी हो गई, कितने साल बाद मिली है रे तू। सुलेखा ने मुस्कुराकर नज़रें झुका दी। सुलेखा को सुजीत से अब थोड़ी शर्म आने लगी थी, क्योंकि अब सुजीत के मुंह से आने लगी थी। सुलेखा खाना देकर जाने लगी तो सुजीत का मन किया कि वो उसे रोक ले, पर रोक न पाया और उसे जाते देखता रहा। सुलेखा को इतने सालों बाद देखकर सुजीत का मन किया कि वो पहले की तरह सुलेखा के साथ बातें करे, उसके साथ मस्ती करे। काकी के साथ रोटी खाकर सुजीत चला गया। सुजीत का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसका मन फिर से सुलेखा से मिलने के लिए करने लगा। दिन भर इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि जाऊं या नहीं जाऊं। यही सोचते सोचते शाम हो गई और फिर शाम के बाद रात हो गई। रात को बिना खाना खाए सुजीत अपने कमरे में आ गया और किताबें पढ़ने लगा। और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना बड़ा सा संदूक खोला और कुछ खोजने लगा। अचानक उसे वो छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसमें एक पैर की पायल, एक खाली स्याही की दवात और एक रिबन था। और वो पायल को हाथ में लेकर देख ही रहा था कि दरिया दूध लेकर आ गई और सुजीत को आवाज़ दी तो सुजीत ने झटके से सब रख के संदूक बंद कर दिया और बोला, माँ आ जाइए, ले दूध पी ले, आज तूने खाना नहीं खाया। दरिया बोली, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, सब ठीक है। वो दोपहर में शांति चाची ने सुखिया काकी के लिए बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी भेजी थी, तो मैंने भी खा ली, इसलिए अब ज़्यादा भूख नहीं है, सुजीत ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना, कहाँ वो और कहाँ हम। दरिया बोली। अच्छा अब सो जाओ, दरिया ने जाते हुए कहा। ठीक है माँ, सुजीत ने कहा। दरिया के जाते ही सुजीत वो बक्सा निकाल कर फिर से उस पायल को देखने लगा। सुजीत बक्से को वापस अंदर रखकर बिस्तर पर लेट गया, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो तो बस सुलेखा के बारे में ही सोच रहा था कि उसे देखने के बाद मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, बार बार उससे मिलने का मन क्यों कर रहा है। अब सुजीत इसी उधेड़बुन में था कि मैं सुलेखा से मिलने जाऊं या ना जाऊं। बहुत सोचने के बाद उसने पक्का मन बना लिया कि कल सुबह ज़रूर सुलेखा से मिल के रहेगा। और सुबह होते ही सुलेखा से मिलने तबीले में पहुंच गया। वहां शांति पशुओं को पानी पिला रही थी। सुजीत ने शांति से राम राम की। खुश रहो, शांति ने आशीर्वाद दिया और बोली, छोटे चौधरी क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह आए, सब ठीक तो है ना? हाँ काकी, सब ठीक है। वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलकर चलता हूँ। चाची बहुत दिन हो गए आपसे मिले। कैसी हैं आप? और श्याम चाचा कैसे हैं? हम तो ठीक हैं छोटे चौधरी, आपकी कृपा बनी रहे बस। सुलेखा के बाबा तो अभी खेत गए हैं। सुजीत तो सुलेखा के बारे में पूछना चाहता था, परंतु कैसे पूछे, यही सोच रहा था। इतने में सुलेखा आ गई तो शांति बोली, बड़ी देर कर दी नहर से कपड़े धोकर लाने में। अब जा, बाबा को खाना दिया खेत में, खाना डाल के रखा दिया है मैंने, भूखे होंगे तेरे बाबा। अच्छा अम्मा, जाती हूँ, सुलेखा बोली और झोपड़ी के अंदर गई और खाना उठाया और खेत की ओर चल दी। कुछ देर शांति से बात करके सुजीत भी खेतों की ओर चल पड़ा। सुलेखा खेतों की तरफ चली जा रही थी। इतने में सुजीत के अचानक सामने आ जाने से चौंक गई और बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया छोटे ठाकुर। राक्षसों वाली हरकत छोड़ी क्या, नहीं छोड़ी क्या? चुड़ैल को देखकर देवता वाली हरकत कौन करता है भला? याद कर, तू मुझे कितना परेशान करती थी, मुझे पढ़ने भी नहीं देती थी, हमेशा मेरी किताबें छीन कर खुद पढ़ने लग जाती थी। सुजीत बोला, तब मैं बच्ची थी। हाँ भाई, अब तुम जवान हो गई हो और बहुत खूबसूरत भी। सुजीत ने इतना कहा तो धत छोटे चौधरी, सुलेखा ने शर्माते हुए कहा, ये क्या छोटे चौधरी लगा रखा है, अच्छा खासा नाम है मेरा। और कल तुम हवेली से भाग क्यों आई थी? वो अम्मा ने रोटी देते ही तुरंत आने को कहा था, इसलिए। सुजीत ने सुलेखा की चोटी पकड़कर खींचते हुए कहा,
थोड़ी देर तो रुकती, इतने दिनों बाद मिली और बिना बात किए चली आई। सुलेखा आ करके अपनी चोटी छुड़वाने लगी और चोटी छुड़वाकर मिट्टी का एक ढेला उठाकर सुजीत की तरफ दौड़ी। तुम नहीं सुधरोगे, रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। आगे आगे सुजीत भाग रहा था और पीछे पीछे सुलेखा। कुछ दूर भागने के बाद सुलेखा सुजीत से गुस्सा होकर बोली, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बाबा को खाना देना है, लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। और जल्दी जल्दी खेत की तरफ दौड़ी। सुजीत वापस हवेली आ गया। उधर श्याम के पास पहुंची तो श्याम ने पूछा, का हुआ बिटिया, शकल काहे उतरी है? कुछ नहीं बाबा, पैर में कांटा चुभ गया था, सुलेखा ने कहा। घर पहुंचा तो दरिया देवी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं अम्मा, वह एक दोस्त से मिलने गया था। इतना कहकर सुजीत अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुजीत फिर खेतों की ओर चला गया। सुलेखा से मिलने की चाह उसे आतुर कर रही थी और सुलेखा को मनाना भी तो था। वो चोटी खींचने के कारण रूठ जो गई थी। उसने देखा तो सुलेखा खेतों में बैठकर अमरूद खा रही थी। वो उसके पास गया और बोला, मुझे भी खिलाओ अमरूद, जैसे पहले बचपन में खिलाती थी बाग से चुरा कर। मुझसे बात ना करो छोटे चौधरी, मुझे गुस्सा आ रहा है। सुलेखा गुस्से में बोली, अरे क्यों नाराज हो, और क्या छोटे चौधरी लगा रखा है? कल भी बताया था अच्छा खासा नाम है मेरा सुजीत, तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? कल जो तुमने हमारी चोटी खींची थी। सुलेखा बोली, अच्छा ठीक है, माफ़ कर दो, अब नहीं खींचूंगा, पर अगर तुमने दोबारा छोटे चौधरी कहा तो ज़रूर खींचूंगा। लो अब कान पकड़ लिए, कहो तो उठक बैठक लगा दूं। अब मान जाओ ना, सुजीत बोला। अरे नहीं छोटे चौधरी, मेरा मतलब। सुजीत, ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा। अच्छा चलो, माफ़ किया, और ये लो अमरूद, खाओ, उसी बाग से चुराए हैं। और दोनों बैठ के अमरूद खाने लगे। उधर श्याम सुलेखा के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था और उसे भी एक किसान का लड़का मिल गया जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। नवरात्र में श्याम ने भी सुलेखा का रिश्ता तय करने की सोची। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दोनों कभी गांव की पहाड़ियों पे, कभी नहर के किनारे, कभी अमरूद के बागों में साथ साथ घूमने निकल जाते। और इसी तरह नवरात्र भी आ गई और दोनों के रिश्ते भी पक्के हो गए। जब दोनों को एक दूसरे के रिश्ते की बात पता चली तो दोनों ही बहुत दुखी हुए, परंतु किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं। दोनों मन ही मन एक दूसरे के लिए दुखी थे। सुजीत का ब्याह बसंत पंचमी को तय हुआ और सुलेखा का अगले साल, क्योंकि सुलेखा के होने वाले दूल्हे की दादी को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। एक दिन पता नहीं किसने जाकर दरिया देवी को बता दिया कि सुजीत और सुलेखा साथ साथ घूमते हैं। दरिया ने तुरंत शांति को बुला भेजा और कड़े शब्दों में बहुत खरी खोटी सुनाई। शांति अपना सा मुँह लेकर वापस चली गई और घर जाकर सुलेखा को खूब सुनाया और कहा, तू घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, तेरा ब्याह तय हो गया है, घर में ही रहा कर। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लग रही है, और साथ ही साथ यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।